हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होकर अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आई होप आप सबके पास पिनाकल पब्लिकेशन की 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू बुक भी होगी और जिसमें हम सब जो है लगातार इसका वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं और साथ साथ बुक का भी आप सबको पता होगा कि हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया है और आप सबको हर एक क्वेश्चन की 4 बातें खास करके आप सब देखेंगे जो एग्जाम रेलिवेंट है वो भी दी गई है। यानी बुक में भी आप सबको डिटेल सॉल्यूशन दिया गया और कोशिश की गई है कि आप सबके 25,000 के करीबन क्वेश्चन जो टीसीएस एग्जाम रेलिवेंट है वो आप सबके तैयार हो पाएँ। तो उसी के रिगार्डिंग हम सब जो है वीडियो सॉल्यूशन अपना कर रहे हैं और इसमें सब्जेक्ट वाइज जो दिया गया इसकी खास बात ये हो गई है कि आप सबको पता चले कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग ज्योग्राफी की क्लास कर रहे थे पहले और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया यानी भारत के पड़ोसी जो देश हैं इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस के उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोग इस टॉपिक को करके आए थे और आज फिर हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि मैं आप सबको कहूँ कि 125 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। आप सब जो है पीछे वाली क्लास को देख सकते हैं। Which water treaty was signed between India and Pakistan in the year 1960? भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक जल संधि है और कौन सी जल संधि है जो 1960 में हुई थी? पहला ऑप्शन है चिनाब, व्यास, सिंधु और झेलम। तो दोस्तों आप सबने नाम सुना होगा इंडस, सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक नदी समझौता है या सिंधु जल नदी विवाद भी आप सब कह सकते हैं। सिंधु कभी पेपर में अलग अलग स्टेटमेंट से पूछता है। नदी जल समझौता पहला पॉइंट तो जैसा इस क्वेश्चन में दे रखा है वो आप सबसे पूछता है कि ये समझौता कब होता है, तो 1960 में ये समझौता हुआ था। दूसरा, भारत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का कितना यूज कर सकता है, ये भी आप सबसे पूछे। तो इस संधि के तहत या समझौते के तहत जो है इंडिया कितना पानी इसका यूज कर सकता है, तो 20% वाटर जो है वो इंडिया इसका यूज कर सकता है। सिंधु जल समझौता वर्ष 1960 में होता है और भारत इसका कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर सकता है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का, तो 20% पानी जो है भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिल पास लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इंडिया और चाइना के बीच का पूछा हुआ है। कौन सा है? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा तो पता हो आप सबको दोस्तों ये कहां पे? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा तो कहां हो गया? पाकिस्तान में हो गया है। उसके बाद पूछा पंगसो दर्रा। पंगसो दर्रा कहाँ पे? तो ये म्यांमार में हो गया। पंगसो कहाँ पे? म्यांमार में। म्यांमार से मैंने आप सबको कहा था कि भारत और म्यांमार के बीच में तुजू दर्रा मार्ग प्रदान करता है और ये तुजू दर्रा कहाँ पे बताया था आप सबको? तो ये बताया था दोस्तों मणिपुर में। ये कहाँ पे बताया था? मणिपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है भारत और कहाँ पे हो गया? आपका चाइना के बीच। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये सबसे ऊंचा दर्रा हो गया है, पासेज जिसको बोलते हैं, तो ये सबसे ऊंचा हो गया है। इसको आप सब ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जो जिला ऐसे करके कुछ दर्रे हैं जिनको आप सब ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैं आप सबसे कहूँ एक छोटा सा ट्रिक भी आप लगा सकते हो। जैसे मैं ऐसे कह दूं कि मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको ये सारे के सारे आप सबको याद हो जाएं। लिपू की लेख नीति को उत्तराखंड ने माना। लिपू की लेख नीति को किसने? उत्तराखंड ने माना। बस यहाँ से आप सबको उत्तराखंड के 3 दर्रे याद हो जाएंगे। कौन से? एक है आप सबका लिपू लेख, दूसरा है आपका नीति और तीसरा उत्तराखंड का है जो माना दर्रा। तो लिपू की लेख नीति को उत्तराखंड ने माना, तो लिपू लेख नीति और माना जो है वो आपके यहाँ पे उत्तराखंड के पासेज यानी दर्रे हो गए हैं। ये भी आप सब यहाँ से पॉइंट जो ध्यान रख सकते हो। शिपकिला करके पूछता है आप सबसे। शिपकिला यानी शिपकिला, हिमाचल की शिपकिला को रोहतांग ने बड़ा चाहा, ऐसा करके शिपकिला, रोहतांग और बड़ा चाहा को थोड़ा ठीक लिख दीजिएगा, बड़ा लाचा। क्या लिख देंगे? बड़ा लाचा। तो ये कहाँ के हो गए हैं दोस्तों? ये हिमाचल के हो गए हैं। ये कहाँ के? हिमाचल के। ये भी आप सब जो है ध्यान रखेंगे। चलिए उत्तराखंड के भी हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश के भी हो गए हैं, मणिपुर का तुजू दर्रा भी आपका हो गया है, खैबर पाकिस्तान का हो गया, पंगसो म्यांमार का हो गया है, काराकोरम भी हो गया है आपका, और ये दोनों 3 राज्यों के भी हो गए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हम लोग इनमें और ऐड करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। फिर इसके बाद इन विच ईयर वॉज श्रीलंका डिस्कवर्ड बाय द पुर्तगीज? पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज जो है वो किस वर्ष की थी? तो ये पीछे मैंने आप सबको क्वेश्चन बताया था कि श्रीलंका की खोज जो है वो पुर्तगालियों ने कब की थी श्रीलंका की। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे भारत की अगर पूछता है कि भारत और यूरोप के बीच का समुद्री मार्ग कब डिस्कवर किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा, तो 1498 में होता है। उसके बाद दी अल्मेडा करके जो आया था 1505 में आया था अल्मेडा,
तो 1505 में जो है इसने डिस्कवरी कर दी थी किसकी, श्रीलंका की। श्रीलंका की अगर आप सबसे पूछे दोस्तों कैपिटल, तो कैपिटल क्या कहेंगे आप, श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, इसको ध्यान रखेंगे, ये आपकी कैपिटल जो हो गई है। चलिए डी अल्मेडा, समय 1505 का ध्यान रखेंगे आप सब, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1505। यहीं पे एक सब मैंने आप सबको बताया था कि गोवा जो है वो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों को मिल गया था 1510 में। उसके बाद जो है ये आप सबका कब तक रहता दोस्तों, 1961 तक, लगभग 450 साल तक जो है वो गोवा पुर्तगालियों के पास रहता है। 450 साल तक जो है वो गोवा पुर्तगालियों के पास रहा था, 1510 से लेकर 1961 तक का समय यहाँ पे बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग इसके बाद। व्हाट इज द मेन रिलीजियन ऑफ म्यांमार, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है, इस्लाम, जैन, ईसाई। तो म्यांमार जो है अपने प्रसिद्ध बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है भाई, बहुत फेमस है ये बौद्ध मंदिरों के लिए, बौद्ध टेम्पल भी है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे। और म्यांमार की कैपिटल पूछेगा तो नए प्यादी करके जो है ये जो है म्यांमार की कैपिटल भी है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, नए प्यादी करके जो है ये म्यांमार की कैपिटल, बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद, देखो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट माउंटेन इन भूटान, देखो भूटान का सबसे हाईएस्ट माउंटेन आप सबसे यहाँ से पूछा हुआ है। वैसे तो हमसे पूछता है कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी, अगर हम सबसे पूछे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, अगर आप सबसे पूछे कि वर्ल्ड हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो हम सब आंसर कर देते हैं माउंट एवरेस्ट। कौन सी हो गई, माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई पर है, 8850 मीटर जो है ये ऊंची हो गई है। उसके बाद अगर आप सबसे पूछे इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो हम लोग कहते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 कह देते हैं। फिर आगे भी हम लोग बढ़ते हैं तो कंचनजंगा जो है वो भी हम लोग आंसर कर देते हैं। यहाँ से भूटान का पूछा हुआ है, तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी जो है गंगखर प्यूनसम जो है ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी हो गई है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे जब हम लोग बढ़ते जाएंगे ना तो भारत के अलग अलग हिस्सों में हम पहुंचेंगे, भारत के अलग अलग हिस्सों में हम लोग पहुंचते हैं। राजस्थान से जब हम देखते हैं तो अरावली, अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी अगर हम सबसे पूछे कि बताओ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या आंसर करते हैं माउंट आबू के निकट स्थित है। और गुरु शिखर, क्या नाम है, गुरु शिखर जो है भारत में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, गुरु शिखर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो आगे टॉपिक स्टार्ट होंगे। यहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है। मेघालय का पठार कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। मेघालय का पठार कहाँ पे हो गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हो गया मेघालय का पठार, छत्तीसगढ़ MP मेघालय का पठार। इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर हम सबसे पूछता है तो क्या हो गया है, हाईएस्ट पीक अगर पूछेगा तो क्या आंसर करते हैं, हम लोग कहते हैं सर अमरकंटक। क्या आंसर करते हैं दोस्तों, अमरकंटक हो गया है। अमरकंटक किसके सबसे ऊंची चोटी के रूप में पढ़ के आते हैं। अमरकंटक से हम सबसे पूछता है कि अमरकंटक के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है, तो सोन नदी जो है वो उत्तर से निकलती है। पश्चिम से पूछेगा यानी वेस्ट से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा, जो कहाँ पे धुआंधार बहती है भाई, नर्मदा छत्तीसगढ़ से फिर मध्य प्रदेश में धुआंधार बहती है। तो अगर आप सबसे पूछे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो आंसर होगा नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में स्थित है, तो ये भी आप सब कह देंगे। नदी का नाम भी ध्यान रखना है आपको, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे धुआंधार बहती है, तो मध्य प्रदेश में धुआंधार बहती है। उसके बाद साउथ में भी आप लोग, दक्षिण में जो है महानदी, महानदी, महानदी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं उड़ीसा में। इसके ऊपर कौन सा बांध है दोस्तों, हीराकुंड बांध है। उड़ीसा में इस पर कौन सा बांध हो गया है, तो हीराकुंड डैम जो है इसके ऊपर हो गया है, हीराकुंड डैम। ये बहुत फेमस है, बहुत बार पेपर में पूछा भाई, इसको भी आप सबको ध्यान रख लेना है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सभी चीज़ों को ना पढ़ते चलेंगे। फिर पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पढ़ेंगे, वहाँ पे हम महाबलेश्वर पॉइंट को पढ़ के आएंगे जहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। तो जैसा मैंने कहा ना ये बहुत खास है, तो आगे वाली क्लासेज जो होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उनको आपको जरूर देख लेना है। तो सबसे ऊंची चोटियाँ भी हमने 2 यहाँ पे पढ़ ली, भारत की भी पढ़ ली, अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी पढ़ ली हमने, मेघालय के पठार की भी पढ़ ली, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ से जाना। चलिए फिर इसके बाद आ जाइएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखता है। कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहां पे जब हम लोग ऊपर से पढ़ के आते हैं दोस्तों,
इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा जो है बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की ओर से तीनों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ तीन ओर से घिरा हुआ है, तो वो राज्य पता है कौन सा है? नाम में ही उसका पता चलता है कि तीन ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा हो गया है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो तीन ओर से घिरा हुआ है। किससे भाई? ये घिरा हुआ है बांग्लादेश से, अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में तीन ओर से घिरा हुआ है। अब अगर क्वेश्चन आप सबसे पूछे कि जैसा यहाँ पे नाम लिख दिया है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा लगाते हैं? तो मैंने आप सबको कहा था, याद रखोगे, एम, टीएम और बंगाल। कौन से राज्य सीमा लगाते हैं दोस्तों? एम, टीएम और बंगाल जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं। सबसे लंबी सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा जो है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ शेयर की जाती है। इधर जो बताया गया आपको, इस ए से मतलब आप सब क्या ध्यान रखेंगे? मैंने जब भी कहा, मैंने आप सबसे कहा है कि भाई इसको इस तरीके से ही पढ़ना है। ए से मतलब हो गया असम, यहाँ पे एम से मतलब क्या हो गया है दोस्तों? असम के साथ मेघालय, एम से ध्यान रखोगे मेघालय। उसके बाद टी से आप सबको पता ही है, टी से कौन सा हो गया है? त्रिपुरा हो गया है, त्रिपुरा। और जो सेकंड नाम है उससे मिजोरम होगा। और जैसे ही मिजोरम का नाम लो, क्या बोलोगे? फटाफट से रिपीट करो। क्या नहीं है भाई? मणिपुर नहीं है। क्या नहीं है मेरे दोस्तों? मणिपुर नहीं है, ठीक है। और लास्ट वन 5वें नंबर पर लिख ही दिया है। उसके बाद क्या कहा था? बंगाल, वेस्ट बंगाल। इन 5 राज्यों की सीमा जो है किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ जो है इन 5 राज्यों की सीमा लगती है। लास्ट क्लास तक, और मैं चाहूंगा कि जब तक हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करें, क्योंकि अभी इसके 10 क्वेश्चन और बचते हैं, उसके बाद ही हमारा जो है ये नाइबरिंग जो कंट्री यहाँ पे हैं, उनके साथ पड़ोसी देशों के कौन से राज्यों की सीमा लगती है, वो टॉपिक भी हम लोग कर लें यहाँ से कंप्लीट, ठीक है। जैसे वहाँ से मैंने लिखा था आप सबका, यहाँ पे म्यांमार भी होता है, और म्यांमार के साथ मैंने आप सबसे कहा था कि कौन सा राज्य जो है वो सीमा लगाता है। तो क्या आंसर आप सब यहाँ से करने वाले हैं? म्यांमार के साथ सीमा किनकी लगती है? ऊपर से स्टार्ट होते हैं। म्यांमार के साथ सीमा किसकी लगती है? सबसे पहले बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। उसके बाद नीचे बढ़ते जाएंगे, किसकी सीमा लगती है दोस्तों? तो मिजोरम की सीमा लगती है। उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे तो नागालैंड की भी सीमा लगती है। किसकी सीमा लगती है दोस्तों? नागालैंड। और उसके बाद किसकी सीमा लगती है? मणिपुर की सीमा लगती है। लेकिन यहाँ किसकी सीमा नहीं लगती है? मेघालय की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि मेघालय जो है यहाँ बांग्लादेश के ऊपर है। एक बार मैप पे नजर डालिएगा, बांग्लादेश के ऊपर पड़ता है मेघालय, और म्यांमार जो है वो साइड में पड़ता है, इसलिए उसकी सीमा जो है यहाँ पे नहीं शेयर की जाती। तो ये म्यांमार के साथ हो गया है। मैंने कहा था ये वो वाला भारत का कौन सा राज्य हो गया भाई? सिक्किम हो गया है। कौन सा राज्य है भारत का? सिक्किम, जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। और यहाँ पे कौन सा हो गया? अपना भूटान। आप सबको याद होगा, तो मैंने कहा था कि भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? राजा महाराजा होते हैं यहाँ, और भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। कौन सा दोस्तों? तीरंदाजी। अगर आप सबसे पूछे कि बताओ किसकी सीमा जो है भूटान के साथ लगती है, तो भूटान के साथ किसकी सीमा लगती है दोस्तों? भूटान के एक तरफ ये वाला है, ये कौन सा हो गया? सिक्किम। सिक्किम की सीमा लगती है। एक साइड, इस साइड अगर देखेंगे तो कौन सा हो गया यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश हो गया है। किसकी सीमा लगती है मेरे दोस्तों? फटाफट से याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश। जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आप सबका कौन सा राज्य है? एक असम है। कौन सा राज्य है? असम है। और उसके ठीक थोड़ा सा वो नीचे आओगे यहाँ पे, तो कौन सा राज्य की सीमा लगती है? तो ये वेस्ट बंगाल है। जो ऊपर देखना मैप में एक बहुत पतली सी पट्टी जो है वो काफ़ी जगह टच कर रही है, वो इधर भी आ रहा है आपका नेपाल के साथ, वो इधर भी सिक्किम के साथ, उधर आपका भूटान के साथ भी सीमा शेयर कर रहा है। और इधर आगे बढ़ जाओगे तो आप सबकी सीमा जो है वो किसके साथ लगा रहा है? अपनी बांग्लादेश के साथ। तो वेस्ट बंगाल भी ऐसा है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तीनों पॉइंट आप सबको जो है ध्यान रख लेने हैं। चलिए मुझे बताइएगा यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गए हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं इसके बाद, ठीक है। पहला हमारा ऑप्शन त्रिपुरा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन। द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। पोलो का मैदान है, और कहाँ पे है ये पोलो का ग्राउंड? ये है पाकिस्तान में, और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मैदान है। कौन सा है भाई? सांदूर, ओकारा, कसूर, अटक। तो सही आंसर है सांदूर जो है ये हो गया है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है पोलो का मैदान। पाकिस्तान के साथ मैंने आप सबको पहले ही बताया कि भारत की बाउंड्री कहाँ पे लगती है, तो भारत की बाउंड्री लगती थी जम्मू एंड कश्मीर के साथ। और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है, तो हम लोग क्या आंसर कर देते हैं? लद्दाख भी कह देते हैं। ये पहले एक ही होता था, अब ये 2 यूटी बन गए हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो बाघा बॉर्डर है अपनी पंजाब में, यानी पंजाब की सीमा लगती है। उसके बाद जो है राजस्थान के साथ सीमा लगती है। और चलिए आप कहते हैं तो थोड़ी सी सीमा लगा देते हैं, कहाँ पे? गुजरात के साथ, ठीक है।
तो ये भी थोड़ा पॉइंट है जो आप सबको क्लियर कर लेना है। पहले ये एक होता था, एक स्टेट था, अब ये 2 यूटी। और अगर आप सबसे पूछे कि बताओ पाकिस्तान के साथ निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, तो भाई कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, या कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 3 राज्य। ठीक है, थोड़ा ऐसे करके भी क्वेश्चन कभी कभार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इन पॉइंटों को भी आप सबको ध्यान रख लेना है। एक पॉइंट और देख सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से मैंने आप सबसे कहा था, ऐसे बनाया था हमने, और यहाँ पे हम लोग अगर लिख दें चीन को लिख दें, तो अब हमारा जो यहाँ पे बचा हुआ है कि चाइना के साथ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन सा राज्य हो गया है हमारा, यूटी, लद्दाख हो गया है। लद्दाख के ठीक नीचे आते हैं तो कौन सा हो गया दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हो गया है। हिमाचल प्रदेश के थोड़ा नीचे आते हैं तो कौन सा हो गया, उत्तराखंड हो गया है। और यहाँ पे मैंने कहा था ये वाला जो है ये क्या है, नेपाल है। नेपाल ने बचा लिया था, किसे बचा लिया था, मैंने कहा यूपी को बचाया, बिहार को बचाया और बंगाल को बचाया, ऐसा बोला था, है ना। अब इन तीनों की सीमा नेपाल के साथ लग गई है। इसका मतलब इस लाइन को बोलने का बेनिफिट ये हो गया कि इन तीनों की सीमा लग गई है। उसके बाद ये जो हो गया है हमारा यहाँ पे सिक्किम हो गया है। क्या हो गया मेरे दोस्तों, सिक्किम हो गया है। एंड द लास्ट वन जहाँ पे मैकमोहन रेखा पढ़ के आते हैं वो कौन सा है, अपना अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा हो गया है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इनकी सीमा किसके साथ लग गई है, अपनी चाइना के साथ जो है इनकी सीमा शेयर हो गई है। एक बार देख लो जरा। आई होप आप सबको क्लियर होती जा रही होंगी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम और आप मिलकर इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी किसी प्रकार का अगर डाउट रहता है तो आप उसको क्लेरिफाई कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, ज्योग्राफी में इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ के आएंगे। ये सबसे खास टॉपिक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, यानी कि आप सीधा सीधा ये लिख सकते हैं मैं इसको क्या क्या क्वेश्चन इसमें कंसिडर किए गए हैं। एक तो नदियों से क्वेश्चन इसमें आएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिवर से पूछे जाएंगे। यहाँ पे इनका मतलब हो गया है, इनका उद्गम कहाँ से होता है ये भी पूछ सकता है आप सबसे। इनके ऊपर बांध भी आप सबसे पूछ सकता है, किस राज्य में है ये भी पूछ सकता है। ये अरब सागर में गिरते हैं कि बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, ये पॉइंट भी आप सबसे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो धीरे धीरे करके मैं आप सबको कोशिश करूँगा कि ये वाला टॉपिक आप सबका बहुत बेहतर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। फिर यहाँ से सबसे पहला लिखा हुआ है, द त्र्यंबकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। पहला तो आप सबको कहूँ कि ये महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे भैया, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है दोस्तों, ये त्र्यंबकेश्वर जो है ये महाराष्ट्र में है। अब यहाँ से नदी का उद्गम पूछा हुआ है आप सबसे, बताओ जरा त्र्यंबकेश्वर से किस नदी का उद्गम होता है। इस नदी, पहला ऑप्शन लिखता है या महानदी। तो महानदी तो मैंने आप सबसे बताया दोस्तों, महानदी क्या कहा था महानदी के बारे में कि भैया ये अपना भारत है यहाँ से। और यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में हमने बताया है कि अमरकंटक जो है मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है भाई, अमरकंटक। मेरे को लिखने का यही एक मैं फ़ायदा चाह रहा हूँ आप सबको कि आप सबके माइंड में चीज़ें फिट हो जाएं। देखिएगा लास्ट क्लास तक, और मैं ये गारंटी है, अपना वादा रहा, ये चीज़ें 100% आप सबकी क्लियर हो जाएंगी। अमरकंटक है, और अमरकंटक के दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है, तो दक्षिण से निकलती है महानदी। तो पहला तो पॉइंट यहीं से क्लियर हो गया कि दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है, महानदी जो है दक्षिण से निकलती है। ठीक है भैया, तो इसका मतलब इस ऑप्शन को तो गलत कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा नाम लिख दूँ, अमरकंटक, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। अमरकंटक मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी के रूप में पढ़ के आते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। ताप्ती के बारे में क्या ख्याल है सर, देखो भैया बहुत अच्छा ख्याल है। ताप्ती जो है वो धूपगढ़ी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ी धूपगढ़ी से निकलती है। धूपगढ़ी से जो है ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती का उद्गम कहाँ से होता है, धूपगढ़ी। कैसे याद रखा था, धूप जहाँ पे होगी वो सबसे ऊंची चोटी है, तो धूप जहाँ पे होगी वहाँ पे नदी क्या हो जाएगी, तप जाएगी। जितने ऊपर जाओगे सूर्य के नजदीक पहुँचते जाओगे ना तो तप जाएगी। तो धूपगढ़ी से किस नदी का उद्गम होता है, ताप्ती नदी का उद्गम जो है धूपगढ़ी से होता है। बचा एक हमारा है गोदावरी नदी, तो इस पर ध्यान दे लेंगे। धीरे धीरे करके 2-2, 3-3 करके ना हम लोग इनको बढ़ाते चलेंगे। और देखिएगा मैं आप सबसे लास्ट से पहले ही मैं आप सबको जो है लगभग 20 नदियों के उद्गम स्थल और लगभग भारत के सभी राज्यों में जो महत्वपूर्ण जो पर्वत माउंटेन हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियां, वो मैं आप सबको यहाँ से याद करवा दूंगा। देखिएगा साथ साथ बनती चलेंगी, साथ साथ वो याद होती भी चलेंगी। तो गोदावरी नदी जो है ये सही आंसर हो गया हमारा, गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी की 2 खास बातें हैं। सर हमने पहले पढ़ा है गोदावरी नदी को, कहाँ पढ़ा है मेरे दोस्तों, पहला पॉइंट बताओ जरा। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था सर जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के आए थे। आप सबको याद है सिंधु घाटी सभ्यता? हाँ जी सर बिल्कुल याद है। क्या बताया था, दाइमाबाद। दाइमाबाद क्या है भैया, सर दाइमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम हमने पुरास्थल बताया था, दाइमाबाद। और दक्षिणतम पुरास्थल बताया था
तो पूछा था कि किस नदी के किनारे, हाँ जी सर बिल्कुल बताया था। कौन सी नदी बताए थे? गोदावरी, ये भी ठीक है सर। अब अगर हम सबसे पूछता है सर दूसरा पॉइंट, वो क्या पूछा था मेरे भैया? सर साल में 4 बार जो है, सॉरी 4 साल में 1 बार लगता है ना, तो कुंभ के मेले हैं। तो कुंभ का जो मेला है ये 4 जगह लगता है। कितनी जगह लगता है भैया? 4 जगह। उनमें से क्या एक जगह ऐसी है जो महाराष्ट्र में? हाँ जी सर बिल्कुल। और वो कौन सी है? वो है सर नासिक। वो कौन सी है? नासिक में। और नासिक में अगर शाही स्नान होगा तो वो किस नदी में होगा? शाही स्नान किस नदी में होगा दोस्तों? तो गोदावरी नदी हो गई है हमारी, ठीक है। एक लगता है उज्जैन में, जहाँ पे क्षिप्रा नदी में जो है स्नान होता है, मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल 2 पॉइंट से आप याद कर लेंगे। सर तीसरी पॉइंट भी पता है? बिल्कुल पता है सर। वो पॉइंट क्या हो गया है तीसरा, कि देखो हम लोग भारत में ना गंगा नदी को पढ़ के आते हैं। गंगा नदी की 2 खास बात है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2500 प्लस है, 2500 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, पहला पॉइंट। दूसरा, हम गंगा नदी को पवित्र नदी मानते हैं, तो गंगा भारत की पवित्र नदी भी है। और दूसरा पहला पॉइंट क्या था, कि गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी भी है। लेकिन जब हम लोग साउथ में जाते हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत की जब हम लोग बात करते हैं, जब बाउंड्री शेयर हो रही है समुद्र की, तो वहां पे ना इन 2 को हम लोग 2 अलग भागों में बांट लेते हैं। एक बार लिख के क्लियर कर दूं मैं मेरे साथ, देखो जरा। मैंने कहा कि जो हमारी गंगा नदी है इसकी खास बात क्या है भाई? गंगा नदी जो है इसकी खास बात यह है, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये भारत की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल है, लंबी नदी है। दूसरा पॉइंट क्या था? ये भारत की पवित्र नदी भी हो गई है, ये पवित्र नदी है, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे 2 नाम कर देता हूँ कि जब साउथ में जाऊंगा तो मैं इन 2 को अलग अलग करके पढ़ लूंगा। कैसे? जब मुझसे लंबी नदी के बारे में पूछेगा तो मैं गोदावरी का नाम लूंगा। किसका नाम ले देंगे आप? गोदावरी नदी का नाम ले देंगे, जो सबसे लंबी नदी में हो गई है। इसको दक्षिण गंगा या वर्ध गंगा भी नाम कहा जाता है। इसको क्या कह दिया? दक्षिण गंगा, इसलिए लंबाई के हिसाब से। चलो सर आपकी बात मान ली। तो देखिएगा अगली बार मैं ये पॉइंट सारा आपको क्लियर कर दूंगा, पहले बस मेरे साथ इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए। दूसरा जो है पवित्रता के हिसाब से याद कर देंगे सर, कावेरी नदी। कौन सी नदी मेरे दोस्तों? कावेरी नदी याद कर लेंगे। तो ये पवित्रता के हिसाब से, इसलिए इसको क्या कह दिया? दक्षिण की गंगा कह दिया। इसको क्या कह दिया? दक्षिण की गंगा कह दिया है। तो मैं तो फिलहाल आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको आप 2 बातों से याद रख लीजिएगा, दक्षिण की गंगा। अब यहाँ से हमने गोदावरी का तो पढ़ लिया, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये, और दक्षिण की गंगा कावेरी जो है कैसे याद कर लिया? कावेरी क्या है दोस्तों? कावेरी गंगा है। गंगा तो शिव जी के से निकलती है ना, शिव जी से प्रकट होती है गंगा नदी। तो वैसे ही हम लोग एक पॉइंट में आप सबको यहाँ पे बताऊं, पहला तो कावेरी से मैंने याद कर लेना है, शिव ब्रह्मा शिव बोलते हैं ना हम लोग, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? अब ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, बताओ जरा। चलो इसको ख़त्म करके फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रह्मगिरी से तो निकलती हैं। राज्य का नाम पूछेगा तो फिर कर्नाटक बताऊंगा। राज्य का नाम क्या हो गया? कर्नाटक। कैसे कावेरी, कैसे कर्नाटक। और फिर क्या पूछेगा आप सबसे? एक पूछेगा आप सबसे जलप्रपात भी। कहा ना, शिव से निकलती है गंगा, शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा मेरे दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात। यहां से याद कर लिया मेरे दोस्तों ने सबने, शिव समुद्रम जलप्रपात। अब मुझे बताओ जरा, ये पॉइंट याद हुआ है कि नहीं हुआ है? इस पॉइंट से मैंने क्लियर करने की कोशिश करी, 2 बातें आप सबको मैंने तो याद कराने की कोशिश की और कुछ नहीं किया है। एक बार बोर्ड पे नजर डालो और मुझे बताओ कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है तो मैं फिर आगे नहीं बढ़ता, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलो ठीक है, पहला तो क्वेश्चन पे आ जाओ, इन सबको भूल के। एक बार क्वेश्चन पूछा था, त्र्यंबकेश्वर से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? तो मैंने आप सबको कहा महानदी, वो तो अमरकंटक से निकलती है, दक्षिण से, हो गया क्लियर। दूसरा ताप्ती, ये धूपगढ़ी से निकलती है। ताप्ती ना, धूप जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा तपेगा, तो धूपगढ़ी से निकलती है कौन सी नदी? ताप्ती। ठीक है सर, 2 ही बताएं। गोदावरी यहां से सही आंसर हो गया। गोदावरी की 2 बातें आप सबको बताई जो आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। कौन सी? पहला तो जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के आते हैं तो सबसे दक्षिणतम जो पढ़ के आते हैं वो दाइमाबाद महाराष्ट्र में, नदी के किनारे कौन सा? गोदावरी। हो गया सर, बिल्कुल क्लियर। दूसरा, कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ का मेला जो लगता है एक महाराष्ट्र में नासिक में लगता है, और वहां पे किस नदी में स्नान होता है? तो गोदावरी में शाही स्नान होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब गोदावरी की एक खास बात और थी, गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो दिक्कत ये होती है कि दक्षिण की गंगा पे 2 पॉइंट क्लियर होते हैं, 2 पॉइंट आ जाते हैं। एक पवित्र नदी का भी पॉइंट आ जाता है और एक लंबाई के हिसाब से भी आ जाता है। और ये आता कैसे? गंगा के साथ कंपेयर क्यों करा? क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2500 प्लस किलोमीटर के साथ बहती है। दूसरा, भारत में इसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। अब मैं इसको 2 अलग भागों में बांट लेता हूं। जब मैं दक्षिण की तरफ बढ़ा, पहला लंबाई के लिए मैंने किसको कंसीडर कर लिया? गोदावरी नदी को। और पवित्रता के हिसाब से मैंने किसे माना? कावेरी नदी को। अब गोदावरी का तो मैंने पढ़ ही लिया यहाँ पे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ कावेरी का।
कावेरी गंगा है पवित्रता के हिसाब से। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? समुद्र से, बोलते हैं ना शिव से होता है, शिव जी के जटाओं से गंगा नदी निकलती है ऐसे। तो मैंने इस पे याद करा कि भैया कावेरी पे शिव समुद्रम है, कावेरी पे कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम है, ये भी याद कर लिया। अब दूसरा कावेरी शिव समुद्रम, और इसी से याद करा कर्नाटक में ब्रह्मा शिव पढ़ के आते हैं ना, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के मैंने यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है। और अब पवित्रता के हिसाब से किसे क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कह दिया है, और लंबाई के हिसाब से दक्षिण गंगा या वर्त गंगा के नाम से गोदावरी को कर लिया है। अब अगर बोर्ड पर नजर डालकर मुझे बता दो फटाफट से चीजें क्लियर हो गई है या नहीं हुई हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे। मुझे लगता है किसी को यहां तक दिक्कत होने वाली है, सब लोग यहां से क्लियर कर ही लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन द इंडियन हिमालयन? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? पहला कोसी, कोसी को तो बिहार का सो कहते हैं ना, बिहार। कोसी और गंडक नदी बिहार और नेपाल में बहती है, ऐसा थोड़ा याद करेंगे ना, बिहार का सो कहते हैं। यमुना हो गया, कोसी और गंडक तो दोनों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिहार, ठीक है। कोसी नदी जल परियोजना बिहार और नेपाल के लिए हो गया, ये भी हो गया, क्या लिख देता हूँ इसको? बिहार, ठीक है। घग्गर नदी के बारे में बात करेंगे तो भाई ज्यादा से ज्यादा तो एक तो हरियाणा कह देंगे, हरियाणा। फिर भी थोड़ी और बात करेंगे तो ये हरियाणा से कुछ हिस्सों में ये पंजाब में भी बहती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लास्ट में हरियाणा के सिरसा से, कौन से जिले से दोस्तों? सिरसा से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और वहां विलुप्त हो जाती है, घग्गर नदी की अगर बात कर लें तो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप सबको मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो ये सिरसा में एक बात और ध्यान रख सकते हो, इस पे O2 जलप्रपात है, O2 जो है बांध, सॉरी O2 डैम जो है वो कहाँ पे? जलप्रपात नहीं, O2 डैम कहाँ पे? सिरसा में है, घग्गर नदी के ऊपर है। इसे धनुर्धर जलाशय भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे धनुर्धर जलाशय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे धनुर्धर जलाशय भी कहते हैं। बचा एक ऑप्शन आप सबके लिए, क्या हो गया? यमुना। कौन सा ऑप्शन सही आंसर करेंगे? ऑप्शन बी जो होगा हमारा इसका सही आंसर होगा। यमुना के बारे में आप सबको बता दूं कि ये यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। कई एक बार मैंने पेपर में आगे देखा, मैं आप सबको बताऊंगा, पेपर में मिला चंपासर ग्लेशियर। कौन सा भैया? गूगल कर लेना, चंपासर ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है, चंपासर ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है। भाई देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं या फिर हम लोग जो है स्पोर्ट्स वाले में कुछ चीज़ें ऐसी घुसा देता है, या जब हम लोग फेस्टिवल वाले टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत उलझन वाले टॉपिक होते हैं। सीधा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वन लीनियर टाइप याद करने के लिए होती हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, सीखने के लिए ज़बरदस्त हैं और पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। ये बहुत आती हैं पेपर में ये चीज़ें। चंपासर ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और यमुना जो नदी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। अगर आप सबसे पूछे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो क्या आंसर कर देंगे? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। 2-3 क्लास करेंगे दोस्तों इसके ऊपर, और इतने में देखना ये टॉपिक नदियों वाला जो है ना सब क्लियर हो जाना। जलप्रपात भी साथ साथ याद हो जाएंगे आप सबके, और आप सबके जो है उद्गम स्थल भी याद हो जाएंगे, अरब सागर में गिरने वाले भी याद हो जाएंगी, बंगाल की खाड़ी वाले भी याद हो जाएंगी। लंबाई तो हो ही जाना है, कोई बड़ा इशू ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। फिर इसके बाद देखो जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई वो नहीं है। इनको क्या कहते हैं? इनको विसर्प कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको विसर्प के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाढ़ के मैदान की तो अलग अलग डेफिनेशन आती है। जो नदियां बहाकर मिट्टी लाती हैं वो जलोढ़ हो गई है, जल के द्वारा ढोई गई मिट्टी जलोढ़ सबसे उपजाऊ में मानी जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। इसके बाद द सुंदरवन डेल्टा इज द होम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? सुंदरवन में, अगर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पूछे हम सबसे तो क्या आंसर करोगे? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन नेशनल पार्क। कहाँ पे है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? तो आंसर होगा सर ये है वेस्ट बंगाल में। ये कहाँ पे भाई? ये है सर वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया, ये भी ध्यान रख लेना है, वर्ल्ड हेरिटेज
साइट में भी इसको शामिल किया गया है यूनेस्को में, ये ध्यान रखेंगे। और क्या पाया जाता है भैया, रॉयल बंगाल टाइगर का घर कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर का घर। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पे, इसका सही आंसर हो गया है। देखो इसके लिए हम लोग आगे जब बढ़ेंगे अपनी क्लास में तो हम लोग पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व। क्या पढ़ेंगे भैया, टाइगर रिजर्व हम लोगों को पढ़ना है, टाइगर रिजर्व, ठीक है। और टाइगर रिजर्व किसे आप याद करोगे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। पहला तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। दूसरा, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट। तीसरा पॉइंट जो होगा आपका, सबसे बड़ा कौन सा है, बाघ अभ्यारण्य। सबसे बड़ा टाइगर स्टेट जो है वो बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। और एक आप सबसे पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है। मैं तो चाहूंगा अभी जब ये टॉपिक आएगा ना 10-15 क्वेश्चन के बाद, तब तक आप सबको चीज़ें कुछ क्लियर होती चली जाएं। देखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, कैलाश सांखला को कहा जाता है। क्या कहा, किसको कहा जाता है, कैलाश सांखला जो हैं राजस्थान के हैं, ये कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्योंकि इन्हीं के जो है कह सकते हो, इन्हीं के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी थी, प्रोजेक्ट टाइगर। तो बहुत बार तो यह भी पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब करी गई थी, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो नो डाउट मध्य प्रदेश को जाना जाता है, मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे, कृष्णा, आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटे में तो पेंच फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ, पेंच फंसा हुआ, तो पेंथ है, क्या नाम हो गया, पेंथ कह देते हैं हम लोग, पेंच वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से आता है। पेंच क्यों फंसा हुआ है इसमें, क्योंकि कोई तो कहता है ये मध्य प्रदेश में है और कोई कहता है ये महाराष्ट्र में है, इसलिए पेंच फंसा हुआ है। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, नागार्जुन सागर। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे। तो ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा, स्टेट, मैन एंड द प्रोजेक्ट। 5 पॉइंट क्लियर हो गए हैं आप सबको। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रॉयल बंगाल टाइगर का घर कहते हैं, सुंदरवन हो गया है। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनाद। पंचनाद में कौन सी नदी जो है वो शामिल नहीं है। पहला कहता है व्यास, सतलुज, सिंधी, रावी। कौन सी नदी शामिल नहीं है, कौन सी नदी जो है वो इसमें शामिल नहीं है पंचनाद में। मतलब 5 नदियां जो पंजाब वाली पढ़ के आए हो, पंजाब वाली जो 5 नदियां पढ़ के आए हो, उसमें कौन सी शामिल नहीं है। सिंधु नदी तो जल समझौता किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, तो ये नहीं हो गई है यहाँ पे ऑप्शन, है ना। इसको तो ऐसे याद कर लेंगे हम लोग, किसके साथ समझौता है भाई, पाकिस्तान के साथ है। कब होता है भैया ये समझौता, 1960 में होता है। कितने प्रतिशत जल यूज करने के लिए है, 20%। व्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब। पंचनाद में कौन सी हो गई है, व्यास, सतलुज, व्यास, सतलुज, तीसरे नंबर पे झेलम, चिनाब और रावी। ये पंचनाद में शामिल नदियां हो गई, व्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब और रावी पंचनाद के लिए। सिंधु नहीं है, सिंधु नदी जल समझौता हम लोगों ने पढ़ लिया, भारत और पाकिस्तान के बीच एक नदी जल समझौता वर्ष 1960 में होता है। भारत जो है 20% इस समझौते के तहत जल यूज कर सकता है। कितना प्रतिशत कर लेगा भारत इसके तहत दोस्तों, जो 20% यूज कर सकता है। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम जो है ये 5 नदियां हो गई हैं। चलिए फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। धुआंधार फॉल्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। पूछा है आप सबसे निम्नलिखित में से किस नदी पे धुआंधार जलप्रपात है ना। पूछा ना धुआंधार प्रपात, तो मैंने आप सबसे क्या कहा, महानदी है पहला ऑप्शन। महानदी के बारे में हमेशा उड़ीसा लिखता हूं, हालांकि मुझे पता महानदी का उद्गम स्थल अगर पूछेगा ना तो अमरकंटक है। इसके लिखने के पीछे एक कारण है कि महानदी पर जो है कौन सा बांध है, हीराकुंड। कौन सा है दोस्तों, हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर है। इससे लाभवित स्टेट अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा भैया, इसको किससे फायदा हो रहा है, तो उड़ीसा को हो रहा है। गोदावरी अभी पढ़ के आए थे, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है कहाँ पे भैया, तो नासिक लिख देते हैं। कहाँ से लिख देते हैं, नासिक। नासिक का मतलब आप सबको पता है, ये महाराष्ट्र से संबंधित बात हो रही है। उसके बाद नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो सर ये तो निकलती है अमरकंटक के पश्चिम से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पश्चिम से निकलती है। ये अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी बताई थी आप सबको। अमरकंटक के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा। और मैंने कहा था भाई ये नदी धुआंधार बहती है। क्या बहती है भाई, ये नदी धुआंधार बहती है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में धुआंधार बहती है। अब सरदार सरोवर भी है यहीं पे गुजरात में, तो यहीं पे नर्मदा नदी पर ही जो है धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार बहती है। तो ऐसा करके तो मैंने आप सबको ये याद करा दिया है, ठीक है। कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी को कैसे याद कर सकते हो, कृष्णा है,
कृष्णा नदी जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में एक चोटी आती है, एक पीक पॉइंट आता है पश्चिमी घाट को, हालांकि सह्याद्री कहा जाता है। फिर 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो जो गोवा से गुजरती है, वो पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटते हैं। तब हम लोग उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री करके भी आगे बढ़ के आते हैं। खैर वो हम लोग थोड़ा हट के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से महाबलेश्वर एक पॉइंट है, महाबलेश्वर, जहां से 5 नदियां निकलती हैं। महाबलेश्वर, यहाँ से 5 नदियां निकलती हैं। उन 5 नदियों में से एक है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है, गायत्री नदी है, उसके बाद सरस्वती नदी हो गई है, वेना है। तो ये जो नदियां हैं ये कहाँ से निकल रही हैं? ये महाबलेश्वर से कृष्णा, वहाँ से आप सब इसको ध्यान रखेंगे। अभी आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बताओ ये वाला पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज प्रेजेंट इन उड़ीसा? तो उड़ीसा में कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में? मैं इसलिए आप सबको ये उड़ीसा वाला बता रहा था कि उड़ीसा में जो है महानदी है। कौन सी नदी है? महानदी जो है वो उड़ीसा में है, इसीलिए आप सबको इस पॉइंट को बताया था बार बार मैंने, ताकि आप सबको ये बातें बिल्कुल सेट हो। और बांध कौन सा बताया था? हीराकुंड बताया था। कौन सा बांध बताया था? हीराकुंड आप सबको कहा था। नर्मदा के बारे में मैंने आप सबको बता ही दिया, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नासिक में शाही स्नान होता है जब मेला लगता है, कौन सा मेरे भैया? जब मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। कृष्णा हो गया। कावेरी जो है, कावेरी कहाँ से भैया? कावेरी है सर कर्नाटक में, और कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम बताया है आपने, ब्रह्मगिरी ध्यान रखेंगे। और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे कर्नाटक में कावेरी नदी पर क्या बता दिया है आप सबको? कर्नाटक में, ये जो कर्नाटक बता रहा हूँ ना, कावेरी नदी के ऊपर जलप्रपात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कावेरी कर्नाटक, और इसको कहते हैं क्या है पवित्रता के हिसाब से? इसको गंगा कहते हैं, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। पवित्रता के हिसाब से क्या कहते हैं इसको? इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। पवित्रता के हिसाब से क्या कह दिया भैया? दक्षिण की गंगा कह दिया। अब गंगा जो है कहाँ से निकलती है? शिव की जटाओं से निकलती है, तो शिव समुद्रम। अगर अब आपसे आगे पूछे वाला है वो क्वेश्चन कि बताओ शिव समुद्रम जलप्रपात, क्या शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात तो ये कहाँ पे है आपका? कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। अगर आपसे कर्नाटक में पूछेगा शरावती नदी पर, शरावती नदी कर्नाटक में महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी। चलो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे करके सब चीजों को कवर कर लेंगे यहां से। अब चाहें तो इसमें लिख सकते हैं शरावती नदी, महात्मा गांधी जलप्रपात, और राज्य पूछेगा तो फिर कौन सा है? कर्नाटक में हो गया है। कर्नाटक में से जोग या गोरसप्पा के नाम से भी जाना जाता है। जोग या फिर गोरसप्पा के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखोगे। वैसे अगर आप भारत से सबसे ऊंचा, अगर आप सबसे पूछे कि इसको थोड़ा अलग से हाईलाइट करके लिख देते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा है, नाम है कूंचिकल जलप्रपात। क्या नाम है? कूंचिकल जलप्रपात। नदी पूछेगा तो कौन सी नदी है? वराही नदी है। तो कूंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा हो गया है, ये सबसे ऊंचाई पर हो गया ना, सबसे ऊंचा। अगर नाम पूछेगा आप सबसे तो हम लोग इसका आंसर कर देंगे, ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो ये कुछ जलप्रपात है जो आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, उड़ीसा में महानदी है तो आंसर हो गया। कावेरी में मैंने आप सबसे कहा दक्षिण की गंगा है। शिव समुद्रम जलप्रपात हो गया कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात आप सबसे बताया था, धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी धुआंधार बहती है, कहाँ बहती है भैया? मध्य प्रदेश में। तो धुआंधार जलप्रपात पूछेगा तो मध्य प्रदेश में हो गया है। उसके बाद शरावती नदी पर महात्मा गांधी जलप्रपात है कर्नाटक में, जिसे जोग या गोरसप्पा कहते हैं। उसके बाद कूंचिकल जलप्रपात जो है ये वराही नदी पर है, ये भी कहाँ पे हो गया है? कर्नाटक में, सबसे ऊंचा हो गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर हो गया, ये भी कर्नाटक में हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखता है? द हेड वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा आर कॉल्ड। गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आप सब जो है प्रयाग के बारे में पढ़ के आए होंगे। एक हम लोग बात करें अगर देव प्रयाग, कौन से दोस्तों? देव प्रयाग हो गया है, रुद्र प्रयाग हो गया है, रुद्र प्रयाग हो गया है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये सब प्रयाग के बारे में आप सब जानते होंगे, है ना।
चलिए इन पे भी अभी क्वेश्चन आने वाला है, फिर हम लोग इन सबको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। डैश इज ए सिटी लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर यमुना एंड गंगा। डैश शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। डैश शहर, तो देखिए अगर आगरा पूछता ना आगरा, तो हम लोग कहते हैं कि भी आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम यमुना कर देते हैं, यमुना नदी के किनारे। अगर हम सबसे पूछता कि भैया दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम लोग यमुना कर देते है कि नहीं। आगरा पूछता, दिल्ली पूछता, तो हम यमुना कर देते। यहाँ पे पूछा है गंगा और यमुना नदी पे, तो ये फिर सही आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। गंगा और यमुना नदी पर, तो क्या आंसर कर देंगे हम लोग यहाँ पे, इलाहाबाद। तो ये भी आप सबसे पूछेगा, जैसे हुगली नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, शहर या नगर करके पूछेगा, दिल्ली किस नदी के किनारे हैं, ये चीज़ें भी पेपर में आती हैं, इनको भी आप सबको ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र डैश में स्थित है। ये तो पीछे भी आया था, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो है वो कहाँ किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये सीधा आप याद कर सकते हैं 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज ए रिफ्ट वैली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है। देखो सोन नदी हम लोग पढ़ के आए थे, सोन नदी का उद्गम बताया था आप सबको, अमरकंटक के उत्तर से होता है। अमरकंटक के उत्तर से होता है। मेघालय की पठार की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। तो अमरकंटक के उत्तर से जो है वो सोन नदी होती है। कोसी नदी जो है जिसे बिहार का शोक कहते हैं हम लोग, बिहार का शोक कहते हैं। ऐसे ही आप सबसे अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, अगर हमसे पूछता है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो आप सबको मैं बताऊं कि बंगाल का जो शोक है वो किसे कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। दामोदर नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, झारखंड से होता है। तो ये नदी दो ही राज्यों में बहती है। जब कभी भी आप सबसे कोई परियोजना के बारे में पूछे और दामोदर नदी का नाम हो, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलावा और कोई ऑप्शन आप सबका आंसर नहीं होता है। तो झारखंड से जो है बहुत सारा पानी लेके बंगाल में जो है ये बाढ़ का कारण बनती है, तो इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। लूणी नदी के बारे में मैंने आप सबसे कहा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो धीरे धीरे करके इसी तरीके से ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा आगे लेके हम लोग चीजों को कर लेंगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी पढ़ के आते हैं हम लोग, गुरु शिखर। हर भारत में गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू के नजदीक, यहां से इसका उद्गम होता है लूणी नदी का। एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो अंतर प्रवाह, मतलब नीचे नीचे बहती है। एकमात्र भारत की नदी है जो अंतर प्रवाह नदी है, एकमात्र अंतर प्रवाह नदी हो गई है, अंतर प्रवाह वाली नदी हो गई है लूणी नदी। तापी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो रिफ्ट वैली जो बनाती है वो कौन सी होगी, तापी। तो एक पीछे भी हम लोगों से एक डेफिनेशन पूछी गई थी कि जो नदी मैदानी भाग में आकर जो है जिस तरीके से जो अलग अलग मोड़ लेती है, तो उसको क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। मैदानी भाग में नदी के मोड़ को क्या कह दिया गया है, तो विसर्प करके, मतलब सर्प के आकार में चलती है तो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करके, तो विसर्प वो डेफिनेशन बेस था, उसको याद रख सकते हैं। बंगाल का शोक दामोदर हो गया, उद्गम पूछेगा तो झारखंड से होता है। ठीक है, दो ही राज्यों में बहती है। यहाँ से कुछ चीज़ें हो सकता है आप सबको समझ में आने लगी हो धीरे धीरे, और आप सब थोड़ा और क्लियर इन चीज़ों को होते चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग इसके बाद। द सोर ऑफ बंगाल इज डैश नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं भाई, सेम ऑप्शन के साथ फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। ये तो अपना बिहार वाला हो गया है। नर्मदा धुआंधार बहती है सर, कहाँ बहती है धुआंधार दोस्तों, तो नर्मदा धुआंधार बहती है मध्य प्रदेश में। अगर ये धुआंधार क्या है भैया, ये है सर जलप्रपात। ये क्या है दोस्तों, जलप्रपात हो गया, धुआंधार बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में हो गया। सही आंसर कौन सा हो गया, दामोदर। दामोदर, दामोदर नदी का उद्गम पूछ ले आप सबसे, तो ये कहाँ है, झारखंड से होता है भाई, झारखंड से। तो छत्तीसगढ़ का जिसको पठार, झारखंड से होता है, सो झारखंड जिसको क्या बोलते हैं, खनिजों की दृष्टि से भारत का रूर जिसे कहा जाता है, तो झारखंड से जो है इसका होता है अपना उद्गम। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा, बी। तापी जो है रिफ्ट वैली बनाने वाली नदी हो गई है। तापी क्या बनाती है दोस्तों, तो रिफ्ट वैली वाली नदी हो गई, अपभ्रंश वाली नदी हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसके बाद देखिएगा आप सब यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए, फिर इसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। अमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी
ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। तो कौन सी नहीं भैया, सतलुज नदी भी है, रावी भी है, व्यास भी है। अगर हमसे पूछ लेता झेलम, आंसर कर देते चिनाब, है ना। लेकिन क्या ऑप्शन दिख गया आप सबको दोस्तों, कोसी दिख गया है। ये कोसी जो है ये नहीं है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है भाई, ये हो गई है बिहार में। तो बिहार का शोक करके हम लोग इसको सीधा याद कर सकते हैं। चलिए फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर लेंथ। लंबाई के हिसाब से बताना है कि कौन सा क्रम जो है वो सही है, कौन सी नदी सही है लंबाई के हिसाब से। देखो कुछ चीजें तो ऑप्शन से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती हैं, मतलब कुछ एक ऑप्शन, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीप या भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये दो ऑप्शन जिनमें हम लोग गोदावरी सबसे पहले दिख रहा है, इनको हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं कि ये वाले तो हमारे ऑप्शन जो आंसर नहीं हो सकते हैं। हाँ, इनमें थोड़ा आप सबको सोचना पड़ेगा। पहले नंबर पर आप ये रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, पहले नंबर पे ये रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी। दूसरे नंबर पे ध्यान रखना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो ये इस सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, उसके बाद कृष्णा आ गया है, उसके बाद फिर गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, मतलब तीसरे नंबर पे कौन सी, कृष्णा नदी है, और उसके बाद है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। डेफिनेशन तो यही है ना यमुना की, क्या पढ़ते हैं कि गंगा की सबसे सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे लंबी, सबसे बड़ी या सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी हो गई है ये, तो साथ बहती है सहायक नदी। तो ये वाला भी हमारा एक पॉइंट है यहाँ से। इसको इसके बाद इनकी बारी आती है। उसके बाद जो अगर आप सबसे पूछेगा तो फिर किसकी बारी आएगी दोस्तों, जो धुआंधार बहती है। कौन सी नदी धुआंधार बहती है भाई, 5 नंबर पे नर्मदा नदी। कौन सी नदी हो गई दोस्तों, नर्मदा नदी हो गई है। उसके बाद जिसके ऊपर सबसे बड़े बांध में हम लोग पढ़ के आते हैं महानदी पर, कौन सा हो गया, महानदी हो गई है। तो ऐसे ये वाले जो हैं 6 आप सब सीरीज में देख सकते हैं, ये लंबाई के हिसाब से नदियां होंगे। कैसे याद करोगे, पहले नंबर पे भारत की पहली नदी, दूसरे नंबर पे प्रायद्वीपीय भारत की पहली नदी, तीसरे नंबर पे कृष्णा का नाम ध्यान रखना है, चौथे पे फिर सबसे पहले जो थी गंगा, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी पढ़ के आएंगे, यमुना हो गई है। उसके बाद फिर जो स्वभाव में नरम है, नर्मदा, और उसके बाद कौन सी होगी, महानदी। कौन सी दोस्तों, महानदी। ऐसे ध्यान रखोगे। नर्मदा पे जलप्रपात आप सबको बता दिया, धुआंधार हो गया है। कौन सा हो गया है, धुआंधार। राज्य पूछेगा तो फिर कौन सा हो गया है, मध्य प्रदेश। महानदी पर जो है आप सबको बता दिया है कि महानदी पर कौन सा बांध है भाई, महानदी पर है सर हीराकुंड बांध। कौन सा है, तो महानदी पर है हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम हो गया है, हीराकुंड डैम। राज्य पूछेगा तो कौन सा हो गया है यहाँ पे, उड़ीसा का नाम आप सबको ध्यान रखना है। हालांकि बताया हुआ है आप सबको कि महानदी का अगर आप सबसे पूछे कि उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक के दक्षिण से होता है। अमरकंटक मेघालय के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, अमरकंटक के दक्षिण से इसका उद्गम होता है, अमरकंटक के दक्षिण से। जब मैप बना के हम लोग करेंगे ना तो देखिएगा बहुत चीज़ों को आप सब क्लियर कर जाएंगे यहाँ से। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया यहाँ से, कौन से वाला, पहला जो ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने पे। लिखा हुआ है द मैट्यूर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो मैट्यूर डैम जो है या बांध है निम्नलिखित में से किस नदी पर है। अच्छा, अगर आप सबसे पूछे कि भारत का सबसे पहला बांध या प्राचीन बांध कौन सा है, तो कलनई करके बांध आता है, ये भारत का सबसे प्राचीन बांध है। कलनई बांध पहला है, फर्स्ट है ये, फर्स्ट, या फिर क्या दे देगा, प्राचीन कह देगा, या तो फर्स्ट कह देगा या प्राचीन आप सबको कह देगा। तो इसको आप सबको ध्यान रख लेना है, ये सबसे प्राचीन हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी पूछा मैटूर बांध, तो जो मैटूर बांध है ये किस नदी पर है, तो ये कावेरी पर, कृष्णा पर, वैगई पर और पेरियार पर। ये पेरियार कहाँ पे पढ़ के आते हैं, केरल में पढ़ के आते हैं। कहाँ पे पढ़ोगे, केरल में पढ़ोगे पेरियार नदी। जब ऐसे बनाएंगे तो मैं अभी थोड़ा सा शुरुआत कर देता हूँ। ये जो हम लोग केरला पढ़ के आते हैं, केरल, ये केरल हो गया है हमारा, और केरल की जो है सबसे लंबी नदी है पेरियार। केरल की क्या है दोस्तों, ये केरल की सबसे लंबी नदी हो गई है, केरल की सबसे लंबी नदी है। और ये वाला जो तट पढ़ रहे हो आप सब, जो इधर पढ़ रहा है, ये कौन सा हो गया है, ये वाला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरब सागर है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अरब सागर है, क्योंकि अगला जो टॉपिक बनेगा ना वो यही है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो पेरियार नदी बिल्कुल यहाँ, तो इसको जाने के लिए कहाँ जगह है, तो ये कहाँ पे जाके गिरेगी, तो पेरियार नदी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ये कहाँ पे गिरेगी भैया ये नदी, तो ये नदी जो है अरब सागर में गिरती है,
ये नदी कहाँ पे गिरेगी, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। धीरे धीरे करके यहाँ वाली सारी बढ़ाते चलेंगे, चाहे वो नर्मदा नदी आ रही होगी आप सबकी, सब चीजें तो यहाँ वाली हैं उनको। सही आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी। तो मैटूर बांध जो है वो किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है मैटूर बांध। और कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो वो है, क्योंकि नदी है गंगा और गंगा निकलती है शिव की जटाओं से, तो क्या हो जाएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर हो गया है, वो हो गया कावेरी नदी पर। ठीक है, चलो फिर आ जाओ अपने। और पेरियार ध्यान रखोगे, केरल की सबसे लंबी नदी हो गई है पेरियार नदी। कहाँ पे गिरती है भाई, तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदी हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग। इसके बाद निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल या हैवलॉक ब्रिज, जिसको पुराना गोदावरी पुल भी कहते हैं, तो ये बनाया गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। द डीकमीशन्ड हैवलॉक ब्रिज हैज बीन बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अगर जिसको नाम भी पता है ना तो वो भी इसको आंसर कर देगा सीधा सा। तो कौन सा हो गया दोस्तों यहाँ से आपका आंसर, गोदावरी। जैसे मैंने आप सबको बोल दिया है, तो गोदावरी नदी जो है वो सही आंसर। आई होप आप सबको अब गोदावरी नदी की सभी बातें पता चल गई हैं। कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो त्र्यंबकेश्वर। कहाँ से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर से जो है इस नदी का उद्गम होता है, पहला पॉइंट। सेकंड वन जो है कहाँ पे, नासिक में, नासिक में है। थर्ड क्या हो गया है, कुंभ के मेले के दौरान शाही स्नान होता है। कुंभ मेले में शाही स्नान यहाँ पे होता है, कुंभ मेले में शाही स्नान भी होता है यहाँ नासिक में जब लगता है। उसके साथ जो प्राचीन हम लोग पढ़ के आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दाइमाबाद, तो दाइमाबाद जो है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। दाइमाबाद गोदावरी के किनारे स्थित था, तो दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद, है ना। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की क्या है दोस्तों, ये सबसे लंबी नदी हो गई है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी पॉइंट आप सब ध्यान रखेंगे, इसलिए दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्या कह देंगे, दक्षिण गंगा भी कह देंगे। लेकिन ध्यान रखना पवित्रता के हिसाब से मैंने इसीलिए आप सबको दोनों पॉइंटों को अलग करके बताने की कोशिश की, ताकि आपको यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन ना हो। महानदी पहले ही बता दिए हैं हम लोग, तो ये इस पे, ये कहाँ पे, उड़ीसा में हो गया है, ठीक है। और कावेरी जो है ये इसको बता ही दिया, कर्नाटक में। मेनली पॉइंट इसलिए तो आप सबको कर्नाटक याद रखना है ना, क्योंकि शिव समुद्रम जलप्रपात को आप सब यहाँ से याद कर पाओ। तो ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना गोदावरी है, दामोदर नहीं है। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है, झारखंड से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर। इसके बाद तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तवा बांध जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन लिखता है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तवा बांध जो है वो कहाँ पे, तवा, बेतवा नदी, तवा बांध ऐसे करके थोड़ा याद रखोगे, तवा बेतवा, बेतवा नदी। और फिर ये कहाँ पे है, ये हो गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या करेंगे आप सब इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। चूलिया जलप्रपात पूछेगा, चूलिया, चलो ये फिर आगे पढ़ेंगे यार। हरियाणा में हो गया है आपका, उत्तर प्रदेश में हो गया। चलिए जलप्रपात है, आगे आगे हम लोग इनको पढ़ के आएंगे फिर। ऑटो बैराज पूछेगा, तो ये हरियाणा में हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फिर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है वो नहीं है, कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है वो नहीं है करके पूछा है। कोयना नदी, वेना, घाटप्रभा और पंचगंगा। तो वेना नदी जो है वो सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी की उद्गम मैंने आप सबको बताया था महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा का कहाँ हो रहा है, महाबलेश्वर से जो है इसका उद्गम होता है। महाबलेश्वर को पढ़ोगे ज्यादा तो फिर कहाँ पे पढ़ के आते हो, पश्चिमी घाट में पढ़ के आते हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं मेरे भैया, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री भी कह दिया है। सह्याद्री को दो भागों में बांटने वाला अक्षांश 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ से गुजरता है, गोवा से, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। हालांकि कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछे आप सबसे, सबसे लंबी सहायक नदी अगर आप सबसे पूछ रहा है, सबसे लंबी सहायक नदी, तो कौन सी हो जाएगी, भीमा। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, भीमा नदी जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी में हम लोग पढ़ के आएंगे, भीमा, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग। भीमा नदी, पवना, गिरना, तवा, बेतवा, इन सब के बारे में थोड़ा और थोड़ा डिटेल से
पढ़ेंगे। तो आज आप लोग इतना ही करते हैं, आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप ये 150 तक यहाँ तक क्वेश्चन हुए हैं वो आप सबको क्लियर होंगे। कुछ चीज़ें जो आती हैं जिसको जो सिंपली हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, मैं तो उनको डायरेक्टली आप सबको बता देता हूँ दोस्तों कि भैया इसको या तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा या फिर आप अपने लेवल पे भी कुछ थोड़ा यहाँ पे इस पे काम कर सकते हैं, है ना। तो सभी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली हम लोगों को अपने हिसाब से सोचनी पड़ती हैं कि भाई इसको कैसे हम लोग ईजी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब यहाँ से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसके बाद जब आप लोग बुक में जाके अपने रिवीजन करेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई यहाँ पे डाउट होने वाला है। तो ये आप सबके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो आपको सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।